तो देखो, आज हम लोग इसी टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है एपोप्टोसिस का वो रन करता है। तो ये डायग्राम था, इसमें एक्सप्लेन किया था हमने। आज बात करेंगे हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे की। तो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, या इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते थे। अब देखो, इंट्रिंसिक पाथवे जो है, सबसे पहली बात यह है कि हाईली रेगुलेटेड होना चाहिए। इसलिए क्योंकि सेल के अंदर अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी और इंटरनल रीजंस की वजह से सेल्स डाई करना स्टार्ट कर जाएंगी, तो बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। बाहर से एपोप्टोटिक सिग्नल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। लेकिन अगर अंदरूनी गड़बड़ी होने लगी तो घातक हो सकता है सेल के लिए और फिर ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ होल। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये इंट्रिंसिक पाथवे सेल के अंदर से कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे सेल डिसाइड करती है कि अब ख़त्म करना है अपने आप को। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो कारण हैं इंट्रिंसिक पाथवे के इनिशिएट होने के, यानी कि टू मेजर रीजंस फॉर दिस पाथवे। उसमें सबसे पहला है डीएनए डैमेज। अगर डीएनए डैमेज इस हद तक, चूंकि सेल डिवाइड करेगी तो जाहिर सी बात है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उस रेप्लिकेशन के दौरान या किसी तरह का अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस आ रहा है सेल के पास, तो या एक्सटर्नल स्ट्रेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ना देते हुए इंटरनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए डैमेज हुआ, या डीएनए की का जो सीक्वेंस था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, which will be detected by polymerases, of course, different types of we have. तो डीएनए डैमेज अगर आया तो इट विल इंड्यूस दिस पाथवे। या दूसरा जो है वो है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल सिग्नल्स। तो कई बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऐसा होता है कि सर्टेन सेल्स हैव टू डाई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दें, टैडपोल। तो टैडपोल जो होता है उसकी पूंछ जब वो मेटामॉर्फोज करेगा और एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा तो द टेल हैज़ टू बी रिमूव्ड। वो रिमूवल की प्रोसेस जो है दैट इज़ नॉट सिमिलर टू द ऑटोटॉमी ऑफ द लिजर्ड, जिसमें अगर आप छिपकली के मुंह पे भी मारते हैं तो वो अपना पूंछ तोड़ के भागती है। पूंछ पे ही मारने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोटॉमी होगी, वो तो अलग हिसाब किताब है। फिर से वो छिपकली अपनी टेल ग्रो करेगी। लेकिन टैडपोल के केस में क्या है कि दिस टेल रीजन, दिस हैज टू बी रिग्रेस्ड। तो टेल का रिग्रेशन कैसे होगा? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो सेल के अंदर अगर किसी तरह का स्ट्रेस हो या डेवलपमेंटल फेज में हो सेल, तो ये दो मेजर रीजंस होते हैं इस पाथवे के इंड्यूस होने के लिए। अब सवाल ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेन इन्वॉल्वमेंट जो इसमें होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। जैसे आपको सिंपली एक हम डायग्राम शेयर करके दिखाएं।
अभी इसको इलाबोरेट भी करेंगे। इसमें होता क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। अगर ये साइटोक्रोम सी अपनी जगह पे बना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये साइटोक्रोम सी रिलीज होकर साइटोसॉल में चला आया तो इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। अब वो करता कैसे, एक जनरल आइडिया आप ले लीजिए। यहाँ पे साइटोक्रोम सी रिलीज होगा, साइटोसॉल में आया। साइटोसॉल में हमारे पास एपैफ1 ये एक प्रोटीन होती है। तो दिस एपैफ स्टैंड्स फॉर, इसको कहते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटर फैक्टर 1। तो ये है एपैफ1। साइटोक्रोम सी ये कहाँ पाया जाएगा एपैफ1? इट विल बी प्रेजेंट इन द साइटोसॉल। तो ये पूरा इलाका साइटोसॉल का है। जब ये साइटोक्रोम सी इस एपैफ1 से एसोसिएट होता है तो एसोसिएशन की वजह से इसका जो कार्ड डोमेन है, कार्ड हमने पहले आपको बताया ये क्या है, कास्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, ठीक है। ये डोमेन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और इस डोमेन की हेल्प से 7, 1 2 3 4 5 6 7 एपैफ1 एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। तो एसोसिएशन पॉइंट क्या है, दिस कार्ड डोमेन ब्लू वाला जो है, इस डोमेन की हेल्प से ये एसोसिएट होके एपोप्टोसोम बनाते हैं। तो इट इज एपोप्टोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 एपैफ1 मॉलिक्यूल्स। जब ये एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है तब ये रिक्रूट करता है कास्पेज 9 को, और एपैफ1 के पास भी कार्ड डोमेन है और कास्पेज 9 के पास भी कार्ड डोमेन है। तो ये जो दोनों डोमेन्स हैं, कास्पेज रिक्रूटिंग डोमेन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये अब आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो कई सारे कास्पेज मॉलिक्यूल्स अपने कास्पेज 9 मॉलिक्यूल्स अपने कार्ड डोमेन की हेल्प से इस कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट होंगे। तो इसका कार्ड और इसका कार्ड, दोनों कार्ड खेलेंगे, ताश का पत्ता हो गया। अब जैसे ही ये एसोसिएशन होता है तो दिस कास्पेज 9, एक्चुअली में ये कास्पेज 9 से अच्छा इसको हम कहें प्रो कास्पेज 9, ये एक्टिवेट होता है, और उसके बाद जब कास्पेज 9 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस को एक्टिवेट करेगा। एग्जीक्यूशनर कास्पेज आप जानते ही हैं, कास्पेज का काम ही है एस्पार्टेट रेसिड्यू के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे किसी भी प्रोटीन को ब्रेक कर देना। तो नाउ वंस द एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस आर एक्टिवेटेड, तो अब ये कास्पेज कास्केड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं सेल में सबको तोड़ा जाएगा, तो एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगी। ये एक जनरल आउटलाइन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोसेस। ये तो एक हमने ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया। फिर हमने पहले ही आपको बता रखा है कि दिस एक्टिविटी, दिस प्रोसेस हैज़ टू बी रेगुलेटेड वेरी टाइटली, क्योंकि अगर ये रेगुलेट नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे
सवाल खड़ा हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन होता है, एक प्रोटीन होती है BCL2। तो BCL2 प्रोटीन का काम क्या होता है, ये एक लार्ज फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है। तो BCL2 प्रोटीन्स रेगुलेट द इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये रेगुलेशन करती कैसे हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि BCL2 क्या है। What does this BCL2 stand for? इसका मतलब होता है बी सेल लिम्फोमा 2। BCL2 प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, दे आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। और ये कैसी प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। किस चीज का रेगुलेशन करेंगी, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस का। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में खास ये है कि इट इज द फर्स्ट एपोप्टोटिक रेगुलेटर आइडेंटिफाइड इन एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई किए जाने वाला पहला एपोप्टोटिक रेगुलेटर जो था वो ये BCL2 प्रोटीन्स थी। ठीक है। एक और बात इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, वो ये है कि दे आर हाईली कंजर्व्ड। हम ये भी जानते हैं कि कास्पेस फैमिली की जितनी भी मैक्सिमम प्रोटीन्स हैं वो बहुत कंजर्व्ड हैं, राइट फ्रॉम द प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स टू द एडवांस्ड वन। तो इसी तरह से ये BCL2 फैमिली की जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर ऑल्सो हाईली कंजर्व्ड। अब ये पता कैसे चला, तो अब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे उस एक्सपेरिमेंट को हम आपको बताएं कि अगर ह्यूमन BCL2 प्रोटीन को एक्सप्रेस करा दिया जाए C एलिगेंस में, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस में, जो कि एक वर्म है, तो ये क्या करेगी, BCL2 प्रोटीन ये सप्रेस कर देगी। रेगुलेटरी प्रोटीन है, इट कैन सप्रेस और इट विल सप्रेस द एपोप्टोटिक प्रोसेस in this worm also. So if human BCL2 protein is expressed in C elegans, it can suppress the apoptosis. तो इतना कंजर्वेशन है इस प्रोटीन का, उस कीड़े में, उस वर्म में भी उसी तरह से फंक्शन करेगी जैसा ह्यूमंस में कर रही है ये प्रोटीन। तो इससे पता चलता है कि बहुत कंजर्व्ड है, कुछ चेंज नहीं आया है इस प्रोटीन में, राइट फ्रॉम द वर्म टू मैमल्स और ह्यूमंस। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये BCL2 प्रोटीन्स ऐसा क्या कर देती हैं कि जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जाननी जरूरी है, उसको हम बता दें तभी क्लियर होगा। BCL2 फैमिली प्रोटीन्स जो हैं इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप्स में कौन कौन सी, या इसको और हम थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए 2 टाइप्स में पहले डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे में फिर से 2 करेंगे, तब ओवरऑल 3 होगा। एक तो होती है एंटी एपोप्टोटिक,
BCl2 फैमिली प्रोटीन, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एंटी एपोप्टोटिक हो गई और दूसरी प्रो एपोप्टोटिक हो गई। तो अब इसमें इलाबोरेट करने की कोई खास ज़रूरत तो नहीं है। एंटी एपोप्टोटिक वाली क्या करेगी? एपोप्टोसिस को सप्रेस करेगी। प्रो एपोप्टोटिक वाली एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने में हेल्प करेगी। तो एक पॉइंट लिख दें अगर यहाँ पे, सप्रेसिस और सप्रेस एपोप्टोसिस, और ये करती है इंड्यूस। ठीक है। यहां पे हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक फैमिली प्रोटीन्स में दो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो BCl2 ही हो गई और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो BClXL। तो दो प्रोटीन्स हो गई। प्रो एपोप्टोटिक नहीं, प्रो एपोप्टोटिक में पहले एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, पहले इसके सब डिविजन्स आपको हम बता दें। प्रो एपोप्टोटिक जो है वो फिर से दो टाइप की होती हैं। एक को हम कहते हैं इफेक्टर और दूसरे को हम कहते हैं BH3 ओनली। तो इफेक्टर प्रो एपोप्टोटिक या इफेक्टर BCl2 फैमिली प्रोटीन हो गई और ये BH3 ओनली प्रोटीन हो गई। यहां पे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। काम क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों इंड्यूस ही करेंगे एपोप्टोसिस को। तो यहां पे हमारे पास इफेक्टर में एग्जाम्पल हैं बैक्स एंड बैक, ये दो प्रोटीन्स हो गई। और BH3 ओनली में हमारे पास चार एग्जाम्पल्स हैं, बैड, बिम, बिड, प्यूमा और एक और भी है इसमें, नोक्सा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे और स्पेशली किस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है वो जब आप पढ़ेंगे, कैसे माइग्रेशन होता है फ्रॉम दी किडनी रीजन ऑफ द सेल्स और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। किडनी क्या कहें उसको, हम मेटानेफ्रॉस ही कहेंगे, फिर प्रोनेफ्रिक बेसिकली। तो उसमें भी इन जीन्स का इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पे एपोप्टोसिस होनी है। तो बैड, बिम, बिड, प्यूमा और नोक्सा, ये हो गई BH3 ओनली। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज BH3 ओनली? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन दीज फैमिली ऑफ प्रोटीन्स? तो उसको समझने के लिए फिर से एक हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। लेट्स सी। देखो, BCl2 फैमिली प्रोटीन्स हमने बताई, दो टाइप मेनली हमने डिस्कस किए, एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक। अब प्रो वाले में भी हमारे पास दो टाइप्स थे, इफेक्टर और BH3 ओनली। तो ये डोमेन्स हैं, दीज BH दे आर व्हाट, दे आर डोमेन्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको चार डोमेन्स मिलेंगे। एंटी एपोप्टोटिक वाले में चार डोमेन्स हैं, BH1, 2, 3 एंड 4। इफेक्टर वाले में तीन डोमेन्स हैं और BH3 ओनली में सिर्फ BH3 डोमेन ही मौजूद है। ये ब्लू वाला BH3 है, इसीलिए इसको हम BH3 ओनली प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। काम कैसे करेंगी उस पर जरा सा नजर डालते हैं। देखो, एक एक का हम अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं।
कहाँ गया? मान लो कोई एपोप्टोटिक सिग्नल आया या स्टिमुलस, ठीक है। तो ये एपोप्टोटिक स्टिमुलस या सिग्नल क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट इफेक्टर। अब हम केवल इतना ही नाम लिखेंगे, बाकी पीछे से आप रिफर करिएगा, क्योंकि सारी BCL2 फैमिली की ही प्रोटीन्स हैं। तो इट विल एक्टिवेट इफेक्टर प्रोटीन्स, और इफेक्टर प्रोटीन में हमारे पास बैक्स और बैक दो एग्जाम्पल्स थे। इसको लिख दें यहाँ पे ताकि रिकॉल होता रहे, बैक्स एंड बैक। तो इफेक्टर प्रोटीन्स को इस एपोप्टोटिक स्टिमुलस ने एक्टिवेट किया। एक्टिवेशन के बाद होता क्या है कि ये जो इफेक्टर प्रोटीन्स होती हैं वो ओलिगोमेराइज करती हैं, ओलिगोमेराइजेशन ऑफ इफेक्टर प्रोटीन्स। और ये ओलिगोमेराइजेशन एक्चुअली में होता कहां पे है? ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओलिगोमेराइजेशन के बाद ये एक तरीके का चैनल फॉर्म करती हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ चैनल। इस चैनल के थ्रू रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C होता है। अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी बस इमेजिन करिए, अभी डायग्राम आ रहा है आपके पास। एपोप्टोटिक स्टिमुलस आया, चाहे वो DNA डैमेज की वजह से हो या डेवलपमेंटल सिग्नल रहा हो, उसने इफेक्टर प्रोटीन्स बैक को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट होने के बाद ये इफेक्टर प्रोटीन्स ओलिगोमेराइज हुई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जहां पे इन्होंने एक चैनल बनाया, और उस चैनल से ये साइटोक्रोम C जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में था वो बाहर निकल आया, साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बैक्स या बैक ये प्रोटीन्स नहीं होंगी तो उस केस में एपोप्टोसिस इंड्यूस नहीं होगी। अब इसमें भी कहानी क्या है पहले देख लीजिए कि ऐसे म्यूटेंट माइस containing no back and backs, इनमें क्या होगा? इनमें जो एपोप्टोटिक सिग्नल्स हैं वो या प्रो एपोप्टोटिक सिग्नल्स हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि नो इंट्रिंसिक पाथवे विल बी इंड्यूस्ड। तो अच्छी बात है, सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो गई टू द मॉर्टेलिटी, मरेगी नहीं सेल, क्या बात है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? सेल एग्जॉस्ट होती है, काम करना बंद करेगी, नहीं मरेगी तो भी। अब एक चीज और, इन दोनों प्रोटीन के बारे में आप अलग अलग जान लीजिए, बैक्स और बैक। बैक्स जो प्रोटीन होती है ये कहाँ पे मेनली पाई जाती है? इट इज मेनली प्रेजेंट इन साइटोसोल। और ये जो बैक है ये प्रेजेंट होती है ऑन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बैक तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे ओलिगोमेराइज कर जाएगी। लेकिन बैक्स प्रोटीन जो है वो साइटोसोल में प्रेजेंट है। तो जब एपोप्टोटिक सिग्नल आता है इंट्रिंसिक पाथवे का, तब ये साइटोसोल से मूव करके और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पहुंचती है। तो इसका मतलब
it translocates to the mitochondrial outer membrane only after an apoptotic signal activates it. कई बार लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्स जो है वो साइटोसॉल में लोकेटेड है और बैक ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे है। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखा देते हैं। देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपको अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, लाल, नीली, ऑरेंज। इसमें से जो रेड वाली है वो है साइटोक्रोम सी। ठीक है, यहाँ हम मेनली साइटोक्रोम सी का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ऑल्दो जब ये चैनल्स ओपन होंगे तो और भी जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और भी जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन्स होंगी वो भी यहाँ से निकल जाएंगी बाहर। लेकिन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइटोक्रोम सी का ही है, क्योंकि यही जाके फिर FF1 से बाइंड करेगी, बाकी तो करेंगी या नहीं, मोस्टली नहीं ही करती हैं। तो आप समझिए पूरी प्रोसेस को। अभी क्या है, किसी तरह का इस साइड एपोप्टोटिक स्टिमुलस नहीं है, तो ये जो BCL2 फैमिली प्रोटीन्स हैं ये मोनोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे मेम्ब्रेन पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर एक स्टिमुलस आया और अब ये एग्रीगेट कर गई या ओलिगोमेराइज कर गई, फॉर्मिंग अ चैनल। और इस चैनल से होता हुआ ये साइटोक्रोम सी और अदर इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये बाहर निकल गई साइटोसॉल में। तो समझ में आ गया, इतना ही सिंपल है। अब ये तो बात थी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की, बैक। अब हमारे पास BH3 ओनली प्रोटीन अभी बची हुई है प्रो एपोप्टोटिक में ही। फिर से एक बार हम क्लासिफिकेशन आपको दिखा दें, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता। देख लो यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक में इफेक्टर बैक, इसका हमने देख लिया क्या काम है। लेकिन अभी इसमें BH3 ओनली बची हुई है, बैड, बेन, बिड, पुमा, नॉक्सा। तो इसको डिस्कस करने से पहले, BH3 ओनली प्रोटीन्स को डिस्कस करने से पहले, वी विल डिस्कस दिस एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन, यानी कि इनकी मौजूदगी में एपोप्टोसिस नहीं होगी या ये एपोप्टोसिस को रोके रखेंगी। तो लेट्स सी, तो लेट्स टॉक अबाउट एंटी एपोप्टोटिक। BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होगा, दो प्रोटीन्स हमने आपको बताई अभी, BCL2 एंड BCLXL। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर लोकेटेड ऑन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये भी वहीं पाई जाएंगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही। किधर, टूवर्ड्स साइटोसोलिक फेस। अब इतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ फेस होगा इस मेम्ब्रेन का, और दूसरा फेस, दूसरी लीफलेट जो होगी वो साइटोसॉल की तरफ होगी। तो उस साइड साइटोसॉल की तरफ ये BCL2 और BCLXL लोकेटेड होती हैं। तो यहाँ पे ये करेंगी क्या, ये दोनों प्रोटीन्स मिलके, तो ये दोनों की दोनों प्रोटीन्स का काम ये है, दे प्रिवेंट इनएप्रोप्रिएट
रिलीज ऑफ इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और उसमें हमारा जाहिर सी बात है इंक्लूडिंग साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी भी उसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात है, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक ये एक दूसरे से बाइंड कर जाती हैं। जैसे मान लो कि एक प्रोटीन हो गई, इस तरह से बना दें हम इसको, और दूसरी प्रोटीन हो गई लाइक दिस। ये वाली जो हमारी प्रोटीन है ये हो गई प्रो एपोप्टोटिक, और जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं ये है हमारी एंटी एपोप्टोटिक। जब ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी तो प्रो एपोप्टोटिक ऑर्गेनाइज नहीं या ओलिगोमेराइज नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से होगा क्या कि जो प्रोसेस है एपोप्टोसिस की वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन दोनों का जो लेवल है, लेवल मतलब कि कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो बहुत मेजर फैक्टर की तरह प्ले करता है रोल कि एपोप्टोसिस होगी या नहीं होगी। अगर प्रो एपोप्टोटिक की संख्या ज़्यादा हो गई तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स कम मिलेंगी, तो इसकी वजह से एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगी। तो सेल का जो सर्वाइवल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस between these two proteins, two types of proteins, इन दोनों का बैलेंस। ये एंटी एपोप्टोटिक थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी या इसके बराबर भी रहेगी तो सेल सर्वाइव करती रहेगी। प्रो एपोप्टोटिक अगर ज़्यादा हो गई तो एपोप्टोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी और सेल के सर्वाइवल पे फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब इसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये दोनों की दोनों ही एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो है वो बैक से बाइंड करती हैं। तो प्रो एपोप्टोटिक इसको हम बैक कह सकते हैं, और एंटी एपोप्टोटिक में दोनों शामिल हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है कि अगर एपोप्टोसिस इंड्यूस करानी हो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, तो कैसे होगा? कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन भी मौजूद है लेकिन फिर भी एपोप्टोसिस इंड्यूस करानी है तो काम कैसे होगा? क्योंकि अदरवाइज तो ये पकड़ के रखेंगी प्रो एपोप्टोटिक को, तो एपोप्टोसिस होगी ही नहीं। तो आते हैं उधर हम लोग। उसके लिए जिम्मेदार होती है BH3 प्रोटीन या BH3 ओनली प्रोटीन, है ना। एक चीज़ आपको और यहाँ पे हम बता दें, ये जो एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होती हैं ये कम से कम 5 अलग अलग टाइप की होती हैं। 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। तो 5 टाइप्स इन एवरी मैमेलियन सेल, और इसमें कम से कम एक तो चाहिए ही,
कोई एक टाइप तो चाहिए ही ताकि सेल सरवाइव कर सके। तो सेल्स रिक्वायर एटलीस्ट वन टाइप टू सरवाइव, क्योंकि अगर एक भी एंटी एपोप्टोटिक नहीं होगी तो सेल जो है वो एपोप्टोसिस में चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं BH3 ओनली प्रोटीन पे। तो BH3 ओनली प्रोटीन का हिसाब किताब क्या है? पहली बात तो ये है कि दे आर दी लार्जेस्ट सब क्लास ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। सबसे ज़्यादा संख्या में यही पाए जाते हैं। दूसरा, इनका मेन काम क्या होता है? दे इनहिबिट एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स to induce intrinsic apoptotic pathway। जनरल फंक्शन का पता चल गया, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनहिबिट करना इनका काम है। तो अगर कोई एपोप्टोटिक स्टिमुलस आ रहा है तो उस दौरान ये BH3 ओनली प्रोटीन्स या तो प्रोड्यूस की जाएंगी सेल्स के द्वारा, या ऑलरेडी अगर हैं तो एक्टिवेट की जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि एन एपोप्टोटिक स्टिमुलस आइदर एक्टिवेट्स और tends the cell to produce these proteins। तो एपोप्टोटिक स्टिमुलस आया तो या तो BH3 ओनली जो इनएक्टिव फॉर्म में थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, या फिर नई बन जाएंगी अगर कम है तो। अब इसके लिए हम डायग्राम आपको बता दें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेट्स सी, भाई करना क्या है? BH3 ओनली प्रोटीन जो है वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगी। तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इफेक्टर प्रोटीन से नहीं बाइंड कर पाएंगी। देखिए अब इसमें इनएक्टिव इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कब इनएक्टिव रहेगा? जब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो होंगी वो इफेक्टर प्रोटीन से बाइंड की हुई रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी इफेक्टर प्रोटीन्स हैं, इससे ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन बाइंड की हुई है। तो जब बाइंड की हुई है तो ये ऑर्गेनाइज या ओलिगोमेराइज नहीं हो पा रही है। फिर एक्टिवेशन होना है इंट्रिंसिक पाथवे का। तो उस केस में क्या है, कोई एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा और इस एपोप्टोटिक स्टिमुलस की वजह से BH3 ओनली प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये BH3 ओनली प्रोटीन जाकर के बाइंड करेगी किससे? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन से। तो जब ये बाइंड इससे कर जाएगी तो ये प्रोटीन का काम खत्म। अब ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इफेक्टर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगी। तो उस केस में क्या होगा? अब ये इफेक्टर प्रोटीन्स जो हैं बैक ये ओलिगोमेराइज होंगी और फिर से चैनल फॉर्म करेंगी और रिलीज हो जाएगा साइटोक्रोम C। उसके आगे क्या होगा वो आपको मालूम है, FF1 से जुड़ेगा, FF1 फिर मिलके हेप्टामर बनाएंगे और उसके बाद फिर वो प्रोकास्पेज 9 को रिक्रूट करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे कास्पेज 9 में, और कास्पेज 9 जो है वो एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस को एक्टिवेट करेगा जो कि
सेल की बाकी सारी प्रोटीन्स को तोड़ देंगे कास्पेज। तो ये ओवरऑल प्रोसेस समझ में आई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है सर। तो बहुत ज़्यादा हमने लिखा नहीं है, मेनली डायग्राम से अगर आप समझ गए तो ओवरऑल प्रोसेस यही है, सिंपल ही है। थोड़े से इन प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने हैं जो हमने स्पेसिफाई कर दिया इस क्लासिफिकेशन में, ताकि यहाँ से आप एग्जाम्पल भी याद रख सकें। ठीक है, तो नाउ दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड।